साथियों नमस्कार। जैसे कि आपको पता है एनसीईआरटी बेस्ड 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम प्रतिदिन करते हैं। तो हमारा लेक्चर नंबर ये 6 है। इसमें भी हम आज 25 क्वेश्चन का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। साथियों बढ़ते हैं आगे। इसी बीच देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य है। साथियों यहाँ पर डीसी मोटर की बात कही गई है। इसमें जो पहला ऑप्शन है हमारा विभक्त वलय, जिसे क्या कहते हैं हम, दिक् परिवर्तक। क्या कहते हैं साथियों, विभक्त वलय जिसे कहा जाता है दिक् परिवर्तक। क्या कहते हैं, दिक् परिवर्तक। विभक्त वलय का कार्य धारा के प्रवाह को उलटना है। और सेकंड ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर संरेखित कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगता है। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता है। तो साथियों सबसे पहले यहां पर बात की गई है स्प्लिट रिंग की। स्प्लिट रिंग अर्थात दिक् परिवर्तक की। तो देखिए इसे कहा जाता है दिक् परिवर्तक। साथियों यहां पर पाया जाता है क्या, स्प्लिट रिंग। और इस स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होता है, तो स्प्लिट रिंग का ही कार्य होता है धारा की दिशा को उलटना। अब धारा की दिशा को उलटने का मतलब है कि अगर से आधे राउंड में जो आर्मेचर है, यहां पर साथियों जो आर्मेचर है, जो कुंडली है, यहां पर जो प्रवाह, जो कुंडली में घूर्णन गति होती है, तो आधे राउंड में 180 डिग्री घूमता है साथियों। कितना, 180 डिग्री। और फिर आधे राउंड में कितना, 180 डिग्री। अगर से यहां पर दिक् परिवर्तन नहीं होगा तो ये इसी दिशा में जिस प्रकार धारा प्रवाहित होगी, तो इसी दिशा में वो धारा प्रवाहित होती है। किस दिशा में, मतलब एक साइड ही। तो इस स्थिति में जो यहां पर स्प्लिट रिंग लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक के कारण यहां पर जो धारा का प्रवाह होता है 360 डिग्री का होता है साथियों। ठीक है साथियों, तो यहां पर हमारा जो पहला ऑप्शन है विभक्त वलय का कार्य धारा के प्रवाह को रोकना होता है, उलटना होता है, बिल्कुल सत्य है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर संरेखित कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगता है। नहीं साथियों, यहां पर बात कही गई है। देखिए यहां पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी इधर ही है और धारा प्रवाह की दिशा भी किधर है, इधर। इस स्थिति में जो धारा प्रवाह है और चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों की दिशा जब एक साइड हो जाएगी, यानी कि एक दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के समानांतर हो गए। क्या हो गए, समानांतर। इस स्थिति में डिग्री जो बनेगा 0 डिग्री का कोण बनेगा और वहां पर अधिकतम बल नहीं होगा साथियों। जबकि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई और यहां पर धारा प्रवाह की दिशा, तो दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो उस स्थिति में क्या होगा, अधिकतम बल लगता है। तो साथियों यहां पर हमारा समानांतर संरेखित रेखा नहीं बल्कि लंबवत रहता, तो हमारा सही उत्तर होता अधिकतम बल कार्य करता। अगर इससे समझ में नहीं आता तो इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल की दिशा जो होता है आई एल बी साइन थीटा। तो यहां पर बल का मान कब अधिकतम होगा, बल का नाम मान तब अधिकतम होगा जब चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहां से भी निकाल सकते हैं। बाकी यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा समानांतर होने पर उनके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। इस स्थिति में धारा का मान अधिकतम, इस स्थिति में भुजाओं पर लगने वाला बल अधिकतम नहीं होगा। देखिए आगे थर्ड ऑप्शन है प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह कुंडली में निरंतर घूर्णन का रहता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है साथियों। तो हमारा आंसर होगा 1 और 3। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए निम्न अभिक्रिया खालिस्तान का उदाहरण है। निम्न अभिक्रिया साथियों खालिस्तान का उदाहरण है। यहां पर प्लस है साथियों, मिस्टेक हो गया है। और यहां पर जो है, यहां पर प्लस है और देखिए साथियों यहां पर क्या है बता देते हैं, MgOH2 और साथ में ट्वाइस HCl। अब यहां पर जो भी हमें उत्पाद प्राप्त होगा वो क्या होगा, उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होगा MgCl2 साथ में प्राप्त होगा MgCl2 और बनेगा क्या, जल बनेगा साथियों। क्या बनेगा, जल बनेगा, ट्वाइस H2O। ठीक है साथियों, ट्वाइस H2O बनेगा, जल बनेगा। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि जो निम्न अभिक्रिया खालिस्तान का उदाहरण है, तो ये होता है आप लोगों का क्षार। क्या होता है साथियों, ये होता है क्षार, जिसे आप कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है, तो साथियों याद रखना, इसे कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब इसे कहा जाता है तो और इसको जनरल लाइफ में क्या कहते हैं, व्यवहारिक जीवन में, तो इसे ही कहते हैं हम साथियों क्या,
इनो। इनो का कार्य क्या होता है, तो जब पेज में एसिडिटी हो जाता है तो उस स्थिति में इनो अर्थात क्षार लिया जाता है। तो यहां पर आप लोग स्पष्ट देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, क्षार, जबकि ये क्या हुआ, अम्ल। और जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करा देते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, लवण की प्राप्ति होती है, साथ में जल बनता है साथियों। तो MgCl2 क्या हो गया, लवण हो गया। तो यहां पर क्षार और अम्ल की जब अभिक्रिया कराएंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, उदासीन। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया है ये। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है, स्वान और स्लाइडेन, या स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता। साथियों आंसर बहुत शानदार है। देखिए जो विषाणु होता है, हमारा विषाणु, ये जो होता है क्या होता है, जो विषाणु होता है क्या होता है, अकोशिकीय। क्या होता है साथियों, अकोशिकीय। अकोशीय अर्थात जो विषाणु होते हैं ये किसी प्रकार के कोशिका होते ही नहीं। ठीक है साथियों, देखिए तो यहां पर स्वान और स्लाइडेन ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था तो उसमें जंतुओं पर ये लागू होता है, जंतुओं पर लागू होता है, यहां पर ऑब्लिक में डाल देना कवक, जंतुओं पर भी लागू होता है, कवक पर भी लागू होता है, विषाणुओं पर लागू नहीं होता, क्योंकि विषाणु जो होता है अकोशिकीय होता है। जबकि स्वान और स्लाइडेन ने किसका सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था साथियों। जबकि विषाणु जो किसी प्रकार की कोशिका है ही नहीं, साथ में जो इसका अनुवांशिक गुण के लिए वाहक होता है वो क्या होता है, जिम्मेदार RNA होता है। और इस विषाणुओं को क्या कहते हैं, तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। सजीव व निर्जीव की बीच की कड़ी भी कहते हैं। सजीव व निर्जीव की बीच की कड़ी भी किसे कहते हैं, तो हम विषाणु को कहते हैं। साथ में विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरोलॉजी कहलाता है, वायरोलॉजी। ठीक है साथियों, यहां पर बढ़ते हैं आगे। देखिए एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। एक सीधा धारावाही चालक है, एक सीधा धारावाही चालक है साथियों ये। यहां पर जो हमारा आंसर होगा, एक सीधा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लगाएंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। क्या लगाएंगे साथियों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो यहां पर जो दायां हाथ को एक मान लीजिए सीधा धारावाही चालक ले लिए, मान लो सीधा धारावाही चालक है, और इस सीधा धारावाही चालक को हम इस प्रकार पकड़ेंगे तो जो हमारा अंगूठा है वो अंगूठा क्या करेगा, तो हमारा जो अंगूठा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को नहीं साथियों, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। जबकि जो हमारा उंगली है, ये जो उंगली है इस प्रकार जब हम पकड़ेंगे तो ये जो धारा प्रवाह की दिशा होगी इस साइड एंटी क्लॉकवाइज। किस टाइप, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगा, निरूपित करेगा। जो अंगूठा होगा वो धारा की दिशा को निरूपित करेगा साथियों। तो यहां पर यही कहा गया है कि एक सीधा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसके प्रयोग से ज्ञात करेंगे, तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से याद करेंगे, जिसमें अंगूठा जो दर्शाएगा किसको, करंट की दिशा को। जबकि जो उंगली है, उंगली क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। तो साथियों बढ़ते हैं आगे, इसका आंसर होगा डी। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो साथियों हम पर डे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ रहा है। जो चालक का प्रतिरोध होता है आर बराबर होता है रो एल बाई ए। क्या होता है, आर बराबर रो एल बाई ए। तो यहां पर देखिए आर अनुक्रमानुपाती रो, आर अनुक्रमानुपाती एल और आर व्युत्क्रमानुपाती 1 ए। ठीक है साथियों, तो यहां पर देखिए जो चालक का प्रतिरोध है किसके है, तो चालक के टर्मिनलों के बीच आरोपित विभवांतर। तो यहां पर विभवांतर का नाम और निशान नहीं है साथियों। दूसरा ऑप्शन है चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा। तो धारा का भी कोई नाम निशान नहीं है। और यहां पर चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ये अनुक्रमानुपाती होता है जो क्षेत्रफल, जबकि क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चालक की लंबाई हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि चालक की लंबाई की क्या हो रहा है, ये अनुक्रमानुपाती है। तो हमारा आंसर होगा डी। चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण AB एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है। जो प्रकाश किरण है साथियों यहां पर ए और यहां पर होगा बी, उत्तल दर्पण पर आपतित होती है। तो चित्र में जो दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा।
अब यहाँ पर जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण पर एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है और ये जो है आगे बढ़ाते हैं इसको, तो ये कहां पर मिल रहा है अपने को, सी पर। तो आप भली भांति जानते हैं कि जो कोई भी गोला हो साथियों, अगर से मान लीजिए यहां पर सी है, सी मतलब की वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र से आप अगर इस गोले पर अगर से एक रेखा खींचते हैं तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और इस स्थिति में जिस दिशा में प्रकाश की किरणें आपतित होती है साथियों, उसी दिशा में ये परावर्तित हो जाती है। तो यहां पर जब उसी दिशा में परावर्तित हो रही है तो कौन कितने डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमारा सही उत्तर होगा 0। ठीक है साथियों, इस प्रकार इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, यहां पर आपतित किरण के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो जिस प्रकार 90 डिग्री के कोण में प्रकाश किरण आपतित होती है उसी दिशा में वो क्या हो जाती है, परावर्तित। तो आपतित किरण का मान sin I इज इक्वल टू sin R। यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री। तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा, हमारे बीच जो दोनों के बीच कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। देखिए मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागतिकी के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क दिए गए हैं और जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है, एक गलत है साथियों और बाकी सब क्या है, गलत है। एक सही है, सॉरी एक गलत है और बाकी सब सही है। तो गलत तर्क का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन है, उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखी थी। प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखी थी, तो बिल्कुल सही बात है। जो मेंडल ने अपने आनुवंशिकी के प्रयोग में किया था, उन्होंने मटर के अलावा कुछ और पौधों पर भी प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने देखा था कि जो प्रत्येक मतलब एक ही प्रयोग नहीं किया साथियों, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। तो एक एक लक्षण को उन्होंने संग्रहित करके रखा था और उसके बारे में क्या किया, बाद में प्रैक्टिकल करके उन्होंने अपना आंसर दिया। तो ये बिल्कुल सही है साथियों, किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखी थी, तो सही बात है। और उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनसे पहले वाले वैज्ञानिकों ने जीन को संपूर्ण रूप से लेकर अध्ययन किया था। तो ये भी सही है कि एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उन्होंने पहले वाले वैज्ञानिकों ने ऐसा नहीं किया था। ठीक है साथियों, उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को भी मिश्रित किया था, तो बिल्कुल सही बात है। जो मेंडल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने विज्ञान के साथ साथ गणित के ज्ञान को भी विकसित किया था, तो ये सही है हमारे तीनों। जबकि उन्होंने छोटे आकार के नमूनों पर काम किया था, ये गलत है साथियों। यही हमारा आंसर होगा कौन सा, डी। ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों रेलवे ग्रुप डी 2022 में। बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य क्या होगा। जो प्रोपीन होता है साथियों, प्रोपीन मतलब कि क्या हो गया, ये एल्किन हुआ। क्या हुआ, एल्किन। और हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, जो एल्किन होता है इसका जो फार्मूला होगा CnH2n होता है। अब यहां पर आप एक चीज का ध्यान रखना, जो एल्किन होगा ये शुरुआत कहां से होगा, तो याद रखना साथियों, अगर से मैं CnH2n में n बराबर 1 रखता हूं तो CH2 प्राप्त होगा, लेकिन ये गलत है। एल्किन जो शुरू होता है C2H4 से शुरू होता है, अर्थात मीथेन यहां पर मीथिन कहीं नहीं होगा। क्या होगा, एथीन। क्या होगा साथियों, एथीन। उसके बाद एथीन और उसके बाद C3H5 C3H6, ये क्या होगा, प्रोपीन। क्या होगा, प्रोपीन। और प्रोपीन के बाद देख लीजिए C4H8 C5H10 और C6H12 और C6H14 C7H14 और होगा C8H16। ठीक है साथियों, तो हमको जो पूछा गया है प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी, तो हमारा एथीन प्रोपीन ये हुआ साथियों, प्रोपीन। तो इसमें क्या कहा गया है, जो प्रोपीन यौगिक है
प्रोपीन यौगिक की समझाती श्रेणी का अगला चौथा सदस्य देख लीजिए साथियों, ये पहला सदस्य, दूसरा सदस्य, तीसरा सदस्य और ये चौथा सदस्य था। क्या है ऑप्शन में? बिल्कुल है ऑप्शन में। हमारा सही आंसर क्या होगा? इसे कहते हैं एथीन, प्रोपीन, और इसे कहेंगे ब्यूटीन, इसे कहेंगे पेंटीन, इसे कहेंगे हेक्सीन, और इसे कहेंगे क्या? इसे कहेंगे, क्या कहेंगे साथियों? हेक्सीन, हेप्टेन। इसे क्या कहेंगे? हेप्टेन। ठीक है साथियों, और बढ़ते हैं यहां पर, इसे कहेंगे आक्टेन, इसे कहेंगे हेप्टेन। ये हमारा 14 हुआ, C7H14। ठीक है साथियों, बढ़ो आगे। देखिए, पादप कोशिकाओं में मौजूद खालिस्तान की मात्रा संचलन के सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। ये भी शानदार क्वेश्चन है साथियों। पादप कोशिका आप जैसे कि जानते हैं, तो देखिए इसमें क्या है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन रासायनिक स्पंद, तीसरा ऑप्शन है हार्मोन और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। जो पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा संचलन के सुगम बनाने के लिए आवश्यक होता है। और जानकारी के लिए बता दूं, जो पादप अपना आकार में परिवर्तन करते हैं वो भी जल के कारण करते हैं, साथ में उस चलने के लिए सुगम बताया जा रहा है तो ये भी जल के कारण होता है। और एक आंसर, जो छुई मुई का पौधा होता है, छुई मुई का पौधा मुरझा क्यों जाता है? तो ये भी जल के कारण ही मुरझाता है साथियों। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? जल होगा। देखिए बढ़े आगे, कार्बन 14 नहीं साथियों, सॉरी, कार्बन आयन, क्या बोलेंगे? कार्बन +4 आयन बनाने में असमर्थ क्यों है? देखिए साथियों, यहां पर जो कार्बन होता है, कार्बन, इसमें क्या होगा? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो पहला कक्षक में होगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षक में होगा 1, 2, 3 और 4, तो हो गया साथियों 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर क्या होता है? देखिए यहां पर क्या होगा, तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4, जबकि पहला कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। आप देखिए ऑप्शन कि यह, क्योंकि यह असमर्थ क्यों होता है, ये पूछा है। क्योंकि यह श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है। श्रृंखलन गुण तो प्रदर्शित करता है साथियों कार्बन, और साथ में सहसंयोजक यौगिक भी बनाता है। और किसके साथ बनाता है? तो हाइड्रोजन के साथ बनाता है। लेकिन जो असमर्थ क्यों होता है, तो यह हमारा सही उत्तर नहीं है। देखिए, क्योंकि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऐसा तो नहीं साथियों, क्योंकि कार्बन तो इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर सकता है, और इसके संदर्भ में कहा गया है कि त्याग ही देता है, +4, यानी कि त्याग नहीं होगा। आगे देखिए, क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल साथियों, जो कार्बन होता है, कार्बन के मध्य में पाया जाएगा नाभिक में इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा कितना? 6 जो होगा, इसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जबकि प्रोटॉन की संख्या कार्बन के नाभिक में कितना पाया जाएगा? 6। अब जो होंगे, जो नाभिक के द्वारा बाहरी कोष पर इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाया जाएगा? आकर्षण बल लगाया जाएगा। तो इस बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए कि इसने, कार्बन ने एक बाहरी कोष के एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो इसके पास बचा कितना? 3+। अब जो है, जो पहले एक इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल दिए, उसके बाद जो नाभिक में जो बल बचा, वो जो 3 इलेक्ट्रॉन बचे उनके ऊपर वो ज्यादा कार्य करेगा। तो यही कारण है साथियों कि कार्बन +4 आयन क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहां पर जो C+4 दिया गया है, इसका मतलब है कि कार्बन जो है अपनी बाहरी कोष के 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। और ये क्यों त्यागने में असमर्थ है? क्योंकि नाभिक के द्वारा बाहरी कोष पर अधिकांश बल लगाया जाता है, ज्यादा मात्रा में बल लगाया जाता है, वो भी आकर्षण बल। देखिए, किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है, और दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो साथियों हमें पता है, मान लीजिए कोई दर्पण है, मान लीजिए अवतल दर्पण है, यहां पर जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या अर्थात C, और यहां पर हो जाएगा F। तो यहां पर जो वक्रता त्रिज्या का मान दिया गया है -20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो जो फोकस होता है, तो फोकस का जो मान होता है F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 कहने का मतलब है वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है? फोकस दूरी है। तो यहां पर देख लीजिए, तो -20 सेंटीमीटर दिया गया, तो बटे 2 कर लीजिए साथियों, तो -10 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा? सही उत्तर। तो हमारा क्या होगा? ये होगा। ठीक है। और यहां पर आप एक भी चीज और सीख सकते हैं
कि दिए गए किसी गोलीय दर्पण, इस गोलीय दर्पण की पहचान करो। ये गोलीय दर्पण की पहचान आप कैसे करेंगे, क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या है माइनस है, ये माइनस क्या होगा साथियों, अगर से इस दर्पण को पूर्ण रूप करोगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें सी इधर प्राप्त होगा। तो ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि दिया गया दर्पण क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन के अनुसार उसका सही क्रम क्या है। तत्वों के संयोजी कोष, यहां पर देखिए फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है और लिथियम है, नियान है और नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, बेरिलियम है, लिथियम है, कार्बन है और फ्लोरीन है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि जो संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन के अनुसार उनका सही क्रम, देखिए इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि जो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, ऑक्सीजन का होता है 8 और कार्बन का होता है 6 और लिथियम का होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है। तो इसमें देखिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो 2 और 7 होगा, इसका कितना होगा 2 और 6 होगा, इसका कितना 2 और 4 होगा और इसका कितना होगा 2 और 1 होगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ देखिए जो संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन, तो मैं आपको परिभाषा बताना चाहूंगा संयोजी कोष में। तो संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो किसी भी परमाणु या किसी भी तत्व के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर फ्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है, ऑक्सीजन का 6 है, यहाँ पर कार्बन का 4 है और लिथियम का कितना है 1 है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर सही, तो देखिए सबसे ज्यादा किसमें है, फ्लोरीन में है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन में है इसमें, है ना। उसके बाद किसमें है, उसके बाद है ऑक्सीजन में, उसके बाद किसमें है कार्बन में और उसके बाद किसमें है लिथियम में, है क्या साथियों। यहां पर है क्या, तो हमारा आंसर तो यही निकल गया। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि चेक करें, हमारा पहला आंसर ही सही निकल गया। समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको। मैं फिर से एक बार बता दूं, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। तो जैसा कि चित्र में हमने लगा दिए हैं कि जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है, हमारा बल्ब भी है, हमारा गीजर भी है और ये जो जनरेटर होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में पहला है तापदीप्त लैंप, तापदीप्त लैंप अर्थात बल्ब ले सकते हैं आप। अब ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित क्यों है, तापीय प्रभाव पर आधारित आखिर बल्ब कैसे है, तो याद रखना जब बल्ब को हम जलाते हैं तो बल्ब से हमको क्या प्राप्त होती है, प्रकाश। ठीक है साथियों, प्रकाश के साथ साथ ये भी चीज याद रखना कि हमें तापमान भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार बल्ब क्या करता है, तो बल्ब क्या करता है, जो विद्युत धारा को किसमें बदलता है, ये प्रकाश ऊर्जा में, यानी कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा और तापीय ऊर्जा में भी बदलेगा। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, यहां पर लिख देते हैं विद्युत को प्रकाश ऊर्जा में भी और साथ में तापीय ऊर्जा में भी। ठीक है दोस्त, आगे इलेक्ट्रिक गीजर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक गीजर आप जानते हैं रूम को गर्म करने के लिए भी यूज किया जाता है, पानी को गर्म करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो बिल्कुल हमारा ये तापीय प्रभाव पर आधारित है। जबकि विद्युत जो जनरेटर है, विद्युत जनरेटर किसके ऊपर आधारित है, तो विद्युत जनरेटर किसके ऊपर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। बढ़ते हैं आगे, देखिए इसका आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 1 और 2। कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, तो हम पता है हम रसोई घर में किसका यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, बेकिंग पाउडर का फार्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 को कहा जाता है बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। लेकिन जैसे ही हम इसमें कोई मृदु अम्ल मिला देते हैं, मृदु अम्ल जैसे कि टार्टरिक अम्ल, तो ये दोनों मिलकर जो निर्माण करते हैं बेकिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं, बेकिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे, तो हमारा उत्तर होगा यही। अगर यहाँ पर बेकिंग सोडा होता तो यही भी हमारा आंसर होता, लेकिन यहाँ पर बेकिंग सोडा नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बेकिंग पाउडर ही होगा। साथ में याद रखना अदर फैक्ट। देखिए
एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित किरण प्रकाशिक किरण के लिए विचलन कोण के बीच खाली स्थान कोण होता है। यहां पर पूछा गया है जो विचलन कोण होता है, विचलन कोण खाली स्थान और खाली स्थान के बीच में होता है। जो विचलन कोण होता है साथियों प्रिज्म में जो विचलन कोण होता है, तो याद रखना आपतित किरण, देखिए ये क्या है, मान लीजिए ए है और ये बी है, ए बी हमारा क्या हुआ, ए बी को बोलेंगे प्रिज्म पर आपतित किरण, प्रिज्म पर आपतित किरण इसे कहते हैं प्रिज्म पर आपतित किरण, ए बी हुआ। ये जो हुआ यहां पर, ये जो हुआ इसे क्या कहते हैं जी, मान लीजिए बी और ये सी, बी सी जो हुआ इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं इसे, अपवर्तित किरण। जबकि जो ये होगा, ये इसको मान लीजिए सी से, इसे मान लीजिए डी, तो जो सी डी होगा इसे कहते हैं हम निर्गत किरण। क्या कहते हैं, निर्गत किरण। अब निर्गत किरण के बाद यहां पर पूछा गया है जो विचलन कोण का मान है ये किसके किसके बीच में होगा, तो विचलन कोण का मान होगा आपतित किरण। देखिए आपतित किरण को आप आगे बढ़ाएंगे, आपतित किरण, और इस निर्गत किरण को आप पीछे बढ़ाओगे, तो यहां पर जो मान आएगा डेल, यही होता है हमारा विचलन कोण, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब बिल्कुल गलत, आप अपवर्तित किरण और निर्गत किरण नहीं साथियों, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण नहीं, आपतित किरण और अपवर्तित किरण नहीं, तो आपतित किरण और निर्गत किरण हमारा सही होगा आंसर, निर्गत किरण। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। देखिए निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आयरन का जो स्रोत होता है हरे पत्तेदार सब्जी। क्या है, हरे पत्तेदार सब्जी। उसके अलावा होता है सेब यानी कि एप्पल, उसके अलावा होता है गुड़, उसके अलावा क्या होता है, गुड़, और क्या होता है साथियों, आयरन के स्रोत पत्ते, हरे पत्तेदार सब्जी हो गया, पालक हो गया। ठीक है साथियों, ये सब होते हैं, चॉकलेट हो गया, डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, ये सब हमारे क्या होते हैं, आयरन के स्रोत होते हैं। तो देखिए यहां ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गुड़। क्या हो जाएगा साथियों, गुड़। यहां पर है ऑप्शन में गुड़। बढ़ते हैं आगे, देखिए 16 नंबर, ब्लैंक्स में दोहरा परिसंचरण नहीं होता। यहां पर क्या इसमें दोहरा परिसंचरण नहीं होता, तो दोहरा परिसंचरण नहीं होता साथियों किसमें, मछलियों में। जबकि जो दोहरा परिसंचरण होता है, दोहरा परिसंचरण किसमें किसमें होता है, तो याद रखना सरीसृप में भी होता है, सरीसृप में भी, उभयचर में भी। किसमें, सरीसृप और उभयचर में भी होता है साथियों, सरीसृप और उभयचर, इनमें भी दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। स्तनधारी में, स्तनधारी और पक्षियों में भी दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, पक्षियों में भी। लेकिन याद रखना जो स्तनधारी और पक्षियों में जो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है ये पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र होते हैं, पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। जो सरीसृप और उभयचर है इसमें अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। कैसा, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें, सरीसृप और उभयचर में। ठीक है साथियों, तो हमारा आंसर क्या होगा, बीच मछलियां, क्योंकि इसमें क्या होता है, एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, एकल परिसंचरण तंत्र। बढ़ते हैं आगे, हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी अर्थात एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, तो याद रखना यहां पर उत्तर होता है हमारा ब्रह्म कमल। जैसे कि आप लोगों को चित्र में एक प्यारा सा फूल दिखाया गया है, ये खिलने को है साथियों, ये खिल उठा है। देखिए जो ब्रह्म कमल है ये हिमालय पर्वत में पाए जाने वाली फूल है, साथ में और याद रखना ये मुख्य रूप से उत्तराखंड में है। अब यहां पर इस ब्रह्म कमल का उपयोग क्या क्या होता है, तो याद रखेंगे बुखार के लिए भी होता है, बुखार के इलाज में, बुखार के लिए भी, सर्दी के लिए भी, सर्दी के लिए भी, खांसी के लिए भी, और साथ में किसके लिए बोला है, ये एंटीसेप्टिक के रूप में तो यूज ही करते हैं, साथ में और हड्डी में अगर से दर्द है तो वहां भी हम ब्रह्म कमल का यूज करते हैं। बढ़ते हैं आगे, निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, तो अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। यहां पर देखिए, तो मैंने अभी अभी बताया आपको जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है
अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक 7 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो 2 8 और 3 है। इसमें कितना हो जाएगा, 2 और 7 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन किसमें है, तो फ्लोरीन में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। बढ़ते हैं आगे। रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करता है। देखो साथियों, यहाँ पर दिख रहा है हमको फिलामेंट, जो आप लोगों को जलते हुए दिख रहा है। चयनित पदार्थ में कौन से गुण होना चाहिए, तो निम्न गलनांक होना चाहिए। नहीं, अगर से निम्न गलनांक रहे। टंगस्टन धातु, इस फिलामेंट का मुख्य रूप से जो निर्माण किया जाता है, फिलामेंट का किससे किया जाता है, टंगस्टन से। और टंगस्टन का परमाणु क्रमांक होता है 74, सिंबल होता है W, और इससे बनाया जाता है क्या, बल्बों का फिलामेंट। तो इसका जो गलनांक होता है बहुत ज्यादा होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है इसका गलनांक। अगर से कम गलनांक रहेगा तो ये तो जल्दी ही खराब हो जाएगा, अर्थात शॉर्ट नहीं रह पाएगा। उसके बाद उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता, तो बिल्कुल सही है। उच्च प्रतिरोध भी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ज्यादा ही वो चमकेगा। तो हमारा आंसर होगा 2 और 3। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। फ्लोएम पौधे का संवहनी उत्तक होता है जो खालिस्तान का परिवहन करता है। ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या है, एक संवहनी उत्तक है साथियों, संवहनी उत्तक है। और संवहनी उत्तक में तो किस प्रकार का संवहनी उत्तक है, तो याद रखना, जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं ये जटिल संवहनी उत्तक होते हैं, जटिल संवहनी उत्तक होते हैं, जटिल संवहनी उत्तक होते हैं। फ्लोएम का काम क्या होता है, जो फ्लोएम का काम होता है, पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में जो भोजन का निर्माण करते हैं, उसे पत्तियों से विभिन्न भागों तक, पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। तो यहाँ पर देखिए, जो जल होता है गैस है और ऑक्सीजन है पोषक है, तो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो करता है पोषकों का परिवहन करता है। अब यहाँ पर चित्र दिखाया गया है साथियों, याद रखना, जो पौधा होता है, पौधे के ये जो सतह होता है, तो पौधे के नीचे वाले सतह को कहते हैं हम रूट सिस्टम। क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। ऊपर वाले भाग को कहा जाता है सूट सिस्टम। क्या कहते हैं, सूट सिस्टम। इसको बोला जाता है प्ररोह तंत्र, सूट सिस्टम इसे कहा जाता है प्ररोह तंत्र, और इसे कहा जाता है जड़ तंत्र। तो जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र, जड़ तंत्र जो होते हैं गुरुत्वानुवर्ती होते हैं, जबकि प्ररोह तंत्र क्या होते हैं, ये प्रकाशानुवर्ती होते हैं, अर्थात प्रकाश की ओर गति करते हैं। और ये किसकी ओर गति करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करते हैं। जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है, तो जड़ का मुख्य कार्य होता है जल को अवशोषण करना। और जड़ की लंबाई क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि ये जल की खोज में ही जाते हैं। साथ में जो जड़ होते हैं ये भोजन को भी संग्रहित करने का कार्य करते हैं, साथ में तने भी भोजन को संग्रहित करने का कार्य करते हैं। ये कलिका लिखा है साथियों, यहाँ पर पुष्प है, तो पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। और ये जो फल लिखा है यहाँ पर, फल का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। क्या कहते हैं इसे, पोमोलॉजी। बढ़ते हैं साथियों आगे, तो हमारा उत्तर होगा पोषक। खालिस्तान के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग बनाए जाते हैं। जो कैरी बैग होते हैं ये किससे बने होते हैं, मुख्यतः ऐसे पदार्थ से बने होते हैं जो जैव निम्नीकरणीय होते हैं। कैरी बैग का अर्थ होता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थों से, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों से निर्मित। किससे होते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों से निर्मित, अर्थात जिन्हें जीव क्या कर दे, जटिल पदार्थों से छोटे पदार्थ या सरल पदार्थ में तोड़ दे। ठीक है साथियों, तो इसका होगा आंसर हमारा क्या, देखिए ऑप्शन में कांच, कांच नहीं हो सकता बिल्कुल, प्लास्टिक भी नहीं हो सकता, कागज बिल्कुल हो सकता है, रबड़ भी नहीं हो सकता। ठीक है साथियों, और मुख्य रूप से किस पौधे का जो थैला बनाया जाता है, तो याद रखना जूट के पौधे का। किसका, जूट के पौधे का थैला भी तैयार किया जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार कागज का थैला यूज करो और उसे छोड़ दो, यानी कि उसे क्या हो जाएगा, ये रिन्यूएबल भी है, क्योंकि इसका एक बार यूज करने के बाद भी हम इसे फिर से यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखिए सार्वत्रिक सूचक के परीक्षण करने पर 5 विकल्पों ए, बी, सी, डी और ई के पीएच मान क्रमशः 4, 1, 11 और 7, 9 है प्राप्त हुए।
इन विलयनों में H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ते हुए क्रम में यानी कि अर्थात कम H प्लस आयन सांद्रता से किसकी ओर बढ़ना है, अधिक H प्लस आयन सांद्रता की ओर बढ़ना है। तो आपको पता है कि जो pH मान होता है, pH मान जितना कम होगा, जितना कम उतना उसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन में H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। अर्थात मान लीजिए किसी तत्व का, किसी पदार्थ का pH मान कितना है, 1 है और किसी का मान लीजिए 2 है। तो यहां पर H प्लस आयन की सांद्रता किसमें अधिक होगी, तो याद रखना इसमें अधिक होगी, क्योंकि ये ज्यादा अम्लीय गुण को प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि अम्लीयता के गुण के लिए जो जिम्मेदार होता है वो H प्लस आयन ही होता है। ठीक है साथियों, तो pH मान 1 का जो H प्लस आयन होगा वो ज्यादा होगा किसकी अपेक्षा, ये pH मान 2 की अपेक्षा। ठीक है साथियों, देखिए तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन पहले बी को ही लीजिए, क्योंकि देखते हैं, बढ़ते हैं। 4 11, 4 है, फिर 1 है, फिर 11 है, फिर 7 है, फिर 9 है। तो यहां पर सबसे ज्यादा H प्लस आयन किसमें है, 1 वाले में। तो इसने क्या बोला है, बढ़ते हुए क्रम में बोला है ना। तो सबसे ज्यादा किसका है, 1 का है। उसके बाद किसका है, मतलब एक, मतलब कि ये कितना हुआ, ये हो गया तुम्हारा B। उसके बाद किसका है, 4 है, 4 का मतलब हो गया तुम्हारा A। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा, नंबर ही लिखते हैं साथियों, पहला 1, उसके बाद किसका है, 4 का है, उसके बाद कितना हो जाएगा, 7 का है, उसके बाद 9 का है, उसके बाद 11 का है। इस प्रकार है क्या, जो हमारा H प्लस आयन की सांद्रता ये किसमें है, ये सांद्रता घटते हुए क्रम में, किसमें है, ये घटते हुए क्रम में है। तो इनको पहले नंबर लिख लीजिए यहां पर ABCD। 1 का क्या है, 1 का है B, 4 का कितना है A, और उसके बाद 7 का कितना है D, उसके बाद 9 का कितना है, 9 का है साथियों E, उसके बाद 11 का कितना है, 11 का है C। ठीक है, उसके बाद कितना है, 11 का। तो ये किसमें है, एक घटते हुए क्रम में, किसमें है, घटते हुए। हमें चाहिए किसमें, बढ़ते हुए क्रम में, किसमें चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में चाहिए। तो बढ़ते हुए क्रम मतलब जिसका सबसे कम H प्लस आयन होगा वो पहले आएगा और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा वाला आएगा। तो हमारा देखिए CEDAB, तो हमारा आंसर क्या होगा, B होगा साथियों। बढ़ते हैं आगे, देखिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, गर्म करने पर कॉपर पाउडर की सतह पर कॉपर ऑक्साइड के काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो बिल्कुल सही है साथियों। कॉपर को अगर से आप गर्म करते हैं या फिर इसे वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक काले रंग की परत जम जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम, कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। यदि इस गर्म किए गए पदार्थ, मतलब जो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, में से क्या है, में से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, तो सतह पर मौजूद काली परत भूरी हो जाती है। यानी कि भूरी हो जाती है, मतलब कहने का मतलब है कॉपर जो है, जो पहले से भूरी कलर में है, उसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा दोनों ऑप्शन क्या है, सत्य है। यहाँ पर बात याद रखने योग्य यह है, जो कॉपर पर काले परत की चढ़त, जो कॉपर पर काले रंग की जो परत चढ़ती है, किसके कारण है, कॉपर ऑक्साइड के कारण। बढ़ते हैं आगे, देखिए 5D यानी कि 5 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को 3 डायोप्टर क्षमता वाले का उत्तल लेंस के साथ जोड़ा जाता है। तो इस संयोजन की फोकस दूरी, तो जोड़ दो ना साथियों, PD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 P3। अब यहां पर 2 लेंस है, एक है हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का जो कितना है, उत्तल लेंस का जो डायोप्टर मतलब की क्षमता है वो कितना है, 5 है। तो इस प्रकार बना लीजिए उत्तल लेंस। अब क्या बोला है, जो उत्तल लेंस है उसके साथ अवतल लेंस को जोड़ रहे हैं, अवतल लेंस को जोड़ रहे हैं। इसमें है 5 और इसमें है कितना, 3 डायोप्टर। लेकिन याद रखना जो उत्तल लेंस का जो डायोप्टर होता है प्लस में होता है, तो 5 प्लस माइनस 3 अवतल लेंस का जो क्षमता होता है माइनस में होता है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन क्या दिया है, डायोप्टर में दिया है साथियों।
30 का हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 2 मीटर में 2 मीटर। अगर से इस 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा। यहां पर साथियों आंसर ऑप्शन गलत है क्या? ऑप्शन तो गलत है भाई। डायोप्टर इस संयोजन की फोकस दूरी, अच्छा फोकस दूरी पूछा है ना उसने, ठीक है ठीक है, फोकस दूरी पूछा है साथियों। तो 2 मीटर हमें क्या प्राप्त हो गया, 2 मीटर प्राप्त हो गया हमें, क्या प्राप्त हो गया, डायोप्टर मतलब कि क्षमता। अब आपको पता है जो आवर्धन, जो लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f। तो यहां पर देखिए 1/f वो भी होता है मीटर में। तो देखिए यहां पर लेंस की क्षमता ऑप्शन है हमें सेंटीमीटर में मिला है, तो लेंस की क्षमता कितना प्राप्त हुआ है 2 डायोप्टर। तो 2 बराबर 1/f मीटर। अब ये मीटर में है साथियों, तो इससे क्या करना पड़ेगा, हमें f का मान ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा यहां पर मीटर में तो 100, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपान 2 यानी कि 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा साथियों 50 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। देखिए थैंक यू दोस्तों, ये हमारा हुआ 25 क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है साथियों, नमस्कार।